ये चीजें डिस्कस हो रही है। पर एक सबसे अहम चीज जिस पर कोई भी शख्स बात नहीं कर रहा और वो है इस लड़ाई और फसाद का असल कसूरवार यानी ब्रिटिश एम्पायर, जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की तरह मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान जानबूझकर इस बॉर्डर के तनाज़े को रखा ताकि अस्सलाम वालेकुम दिस इज एमआर.गॉड। हम फिर से आ चुके हैं डीके के रिएक्शंस में एक नए रिएक्शन के साथ। और आज का जो रिएक्शन है, मुझे पता है आप लोग टाइटल देखकर और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मतलब इस्राइल और पैलेस्टीन जो आपको दिख रहा है, इन्फ्लेक्ट जो आपको दिख रहा है, मतलब विवाद जो आपको दिख रहा है, तो उसकी हिस्ट्री क्या है। मतलब ये इस्राइली कहते हैं कि भाई ये फलस्तीन और जेरूसलम जो है हमारा था, और पैलेस्टीन वाले जो लोग वो कहते हैं भाई हमने जगह दी थी, और हमें भी यही पता, और हकीकत भी यही है कि भाई हमने इनको जगह दी थी। इनको तो हिटलर ने मार के भगा दिया था, इनको तो चंद छोड़े थे और बोला था ये बहुत बड़े फसादी लोग हैं, इनको तो जिंदा जलाया था। बस आइए इनकी हिस्ट्री देखते हैं और समझते हैं कि मतलब कि भाई किसका है असल, किसका मतलब फलस्तीन है किसका, इसराइल है किसका, मतलब वो जो पूरा खित्ता है वो है किसका, फलस्तीनियों का या इसराइलियों का है, मुसलमानों का और यहूदियों का है। तो बस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर दें सब्सक्राइब। तो आइए करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। 1948 के अंदर इसराइली रियासत के क़याम के बाद से लेकर आज तक अपने मुल्क पर ज़ायनिस्ट यहूदियों के कब्जे के खिलाफ फ़लस्तीनियों की आज़ादी की जंग जारी है। दुनिया में आज इन दोनों की हिमायत और मुखालफत के अंदर दो अलग अलग ब्लॉक्स बन चुके हैं और हर जगह पर बस यही चीज़ें डिस्कस हो रही है। पर एक सबसे अहम चीज जिस पर कोई भी शख्स बात नहीं कर रहा और वो है इस लड़ाई और फसाद का असल कसूरवार यानी ब्रिटिश एम्पायर, जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की तरह मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान जानबूझकर इस बॉर्डर के तनाज़े को रखा ताकि यहाँ पर कोई एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट कभी भी ना आ सके और इनका कंट्रोल और इनकी सपोर्ट हमेशा के लिए डीप स्टेट की तरह पूरे मुल्क पर रहे। इनकी तरफ से अपने दौरे हुकूमत के अंदर बॉर्डर की गलत तकसीम से लगाई गई आग आज तक बुझने का नाम नहीं ले रही। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट सी वीडियो के अंदर टू दी पॉइंट रहकर इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े की असल वजह यानी ब्रिटिश एम्पायर के किरदार को बेहतर तौर पर समझा सकूं। बिल्कुल। पहली जंग अजीम के अंदर फ़लस्तीन मुल्क सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। सल्तनत उस्मानिया के साथ एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गेरिया थे, तो दूसरी तरफ यूके, फ्रांस, रशिया और अमेरिका। इतनी बड़ी जंग में शामिल होकर सल्तनत उस्मानिया काफ़ी कमज़ोर हो गई और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर शरीफ मक्का ने बरतानवी जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बहकावे और अरब सरजमीन का कंट्रोल इन्हें देने के वादे पर बगावत कर दी। लेकिन यह वादा ब्रिटिश की तरफ से सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए एक धोखा था। नतीजतन सल्तनत उस्मानिया ये जंग हार गई और इसके कई टुकड़े हो गए, जिनसे आज के दौर के मौजूदा दौर के लिबनान, टर्की, सीरिया, उर्दन, फ़लस्तीन और इराक का जन्म हुआ। टर्की के अलावा बाकी तमाम मुल्कों के बॉर्डर को बिना सोचे समझे तकसीम कर दिया गया, जिससे आपस में इनके तनाज़ात बढ़ने लगे, जिनमें फ़लस्तीन भी शामिल था। ब्रिटिशर्स ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि वो क्या कर रहे हैं और वो जानते थे कि ऐसा करने से इस पूरे अरब खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा होगी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो अपना कंट्रोल इन मुल्कों पर हमेशा के लिए रख पाएंगे। अब ये जंग क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने मिलकर लड़ी थी, लिहाजा ब्रिटिश और फ्रेंच हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसके मुताबिक इन दोनों मुल्कों ने सल्तनत उस्मानिया के आज़ाद होने वाले इलाकों को आपस के अंदर तकसीम कर लिया। इसे कहते हैं सेकेस पेकॉट। इस दौरान ना तो किसी कौम को, ना किसी नस्ल को और ना किसी इलाके की शनाख्त का ध्यान रखा गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई इलाका एक खास नस्ल के लोगों की रिहाइश का था तो बजाय इसके कि इसे एक पूरी स्टेट बना दें, बिल्कुल इसका उल्ट करके इस कौम के दरमियान में एक लाइन खींचकर बॉर्डर बना दिए गए। इस अरब खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी रखने के पीछे दरअसल ब्रिटिशर्स की एक और भी अहम वजह थी और वो थी ये स्विस कैनाल। ये छोटी सी कैनाल ब्रिटिशर्स के लिए इंतहाई अहम थी और इस वक्त भी है, क्योंकि ये लोग शुरू से ही कारोबारी थे और इनके एम्पायर के अंदर इंडियन ओशन से यूरोप के लिए मेडिटेरियन सी तक जोड़ने का काम ये स्विस कैनाल ही किया करती थी। इसीलिए इस पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल इनकी लाइफ लाइन थी, जो कि एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से जोड़ती है। फ़लस्तीन क्योंकि एक ज़माने के अंदर यहूदियों का घर था और वहाँ से ये दरबदर होकर पूरे यूरोप के अंदर हज़ारों सालों से फैल चुके थे, ये बरतानिया में भी मौजूद थे। सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर हज़ार कोशिशों और लालच के बावजूद भी सुल्तान अब्दुल हमीद इनके साथ फ़लस्तीन का सौदा करने के लिए तैयार न हुए, तो इन लोगों ने बगावत करवाकर सिविल वॉर शुरू करवा दी। अब सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद इनके पास वापसी का बेहतरीन मौका था, जिसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया, क्योंकि अब यहाँ पर ज़ोनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई कि हमें अपना आबाई वतन फ़लस्तीन वापस चाहिए। फ़लस्तीन में इस वक्त 87% मुस्लिम और सिर्फ 3% ही यहूदी थे।
फ़लस्तीन मुल्क में मुसलमान मुल्क की बजाय यहूदी स्टेट ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के अंदर थी, जिसकी सपोर्ट इसे हमेशा मिलती रहती। लिहाजा अपने पॉलिटिकल फ़ायदों और सपोर्ट के लिए ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर ने ब्रिटिश कम्युनिटी के एक अहम यहूदी मेंबर वॉल्टर रोथस्चाइल्ड को एक खत लिखकर यह वादा किया कि हम यहूदी कौम को एक इसराइली रियासत बनाने के अंदर मदद करेंगे। शरीफ मक्का को अरब मुल्कों की हुकूमत देने के वादे के खिलाफ जाकर फ्रेंच हुकूमत को ब्रिटिशर्स ने यह वादा किया कि हम अरब मुल्कों में से आधा आपको देंगे, बस हमारा साथ देना। अब ये सब वादे क्योंकि बंद कमरों के अंदर हो रहे थे, किसी को एक दूसरे की खबर नहीं थी, इसीलिए सबको लगा कि ब्रिटिशर्स इनके साथ हैं। इसी वादे के साथ जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई और जर्मनी के अंदर हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम शुरू किया, तो इसी को बुनियाद बनाकर इस बालफोर डिक्लेरेशन की बुनियाद पर आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने फ़लस्तीन के अंदर ज़मीनें खरीदना और यहाँ पर आबाद होना शुरू कर दिया। यहाँ पर रहने वाले लोगों को बेदखल करना और इनके घरों से निकालना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों की आबादी कम होकर इनको माइनॉरिटी के अंदर बदलने लगी, जिसका सीधा सीधा कसूरवार था सिर्फ और सिर्फ बरतानिया, जिसने बिना यहाँ की आवाम की ख्वाहिश और इनकी मर्जी जाने बगैर सिर्फ अपनी सपोर्ट और अपने फ़ायदे की खातिर एक खत पर इस मुल्क को लिखकर यहूदी कौम के हवाले कर दिया। ये सब देखकर 1936 के अंदर फ़लस्तीनी अवाम ने आखिरकार तंग आकर बरतानवी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। ब्रिटिशर्स ने अपनी आदत के मुताबिक इसे बगावत कहकर इसे कुचलने की बहुत कोशिश की, काफ़ी लोगों को फांसियां भी दी, लेकिन यह आवाज़ दब न सकी। आखिरकार तंग आकर ब्रिटिशर्स ने 1942 के अंदर खुद को बीच से निकालकर यहूदी और मुसलमानों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि वो जंगें लड़ लड़कर थक चुका था। लेकिन इन दोनों कौमों और मजहब के मानने वालों के दरमियान नफरत की जो आग शुरू हुई वो आज तक बाकी है। 1947 के अंदर ये मामला यूनाइटेड नेशन के अंदर चला गया, तो यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सामने दिखावा करते हुए ये तजवीज़ दी कि फ़लस्तीन मुल्क को 2 रियासतों के अंदर बांट दिया जाए, जिसमें से 45% हिस्सा फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए जबकि 55% या 55% यहूदियों को दे दिया जाए, जबकि यरूशलेम शहर इन दोनों के पास होगा, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। अब ये चीज़ सरासर ज्यादती थी, क्योंकि मुसलमान उस टाइम भी तादाद के अंदर यहूदी कौम से डबल थे। इसी बुनियाद पर इसराइल मुल्क वजूद के अंदर आया, जिसे आसपास मौजूद अरब मुल्कों ने कबूल नहीं किया। लिहाजा 1948 के अंदर ही अरब इसराइल जंग शुरू हो गई और 5 अरब मुल्कों ने इसराइल पर हमला कर दिया। सबको लगता था कि ये छोटी सी रियासत इस जंग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पर इसका बिल्कुल उल्ट हुआ, क्योंकि इसराइल अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों की मदद से इन तमाम अरब मुल्कों को शिकस्त देकर फ़लस्तीन के 75% हिस्से पर काबिज हो गया। 1961 के अंदर एक बार फिर से इसराइल की अरब मुल्कों से जंग छिड़ गई, जिसके बाद इसने फ़लस्तीन के मजीद हिस्सों पर मौजूद गजा और वेस्ट बैंक समेत यरूशलेम पर भी कब्जा करके इसे अपना कैपिटल बना लिया। इसके बाद फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तहरीक शुरू होती है और 2006 के अंदर ये पार्टी इलेक्शन जीतकर वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लेती है, जबकि गजा पर फ़लस्तीन लिबरेशन की एक मिलिटेंट जमात यानी कि हमास कंट्रोल हासिल कर लेता है और इसी के दरमियान ये आपस में एक दूसरे पर हमले जारी रखते हैं, जो कि आज तक जारी हैं। यहूदी कौम को यूरोप के अंदर इसलिए भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था क्योंकि वहाँ के क्रिश्चियन इनको जीसस क्राइस्ट के खिलाफ साजिश करके इन्हें सूली पर लटकाने का कसूरवार मानते थे, और इसीलिए इस कौम का किसी एक जगह पर ठिकाना नहीं था। ये हर जगह पर बस अकलियत या फिर मिनॉरिटी में थे। 1856 के अंदर एक यहूदी थियोड हर्जल ने अपनी एक किताब के अंदर एक अलग यहूदी स्टेट की बात की, जहाँ पर ये लोग माइनॉरिटीज में ना हो बल्कि ये इनके खुद का मुल्क हो। इस तहरीक को ज़ोयनिज़्म का नाम दिया गया, जो ये साफ तौर पर बता रहा था कि शुरू से ही ज़ोयनिज़्म तहरीक का मकसद पूरे फ़लस्तीन को हासिल करना था, ना कि 2 स्टेट थ्योरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट। इस तहरीक को चलाने वाले लोग शुरू से ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म की सोच के मालिक थे, जैसे हर मजहब के मानने वालों के अंदर पाए जाते हैं, ना कि सब के सब यहूदी इसके अंदर शामिल थे। यही वजह है कि खुद अमेरिका के अंदर बसने वाले ज्यूज आज भी गजा के अंदर होने वाले इसराइली मजालिम और इसराइली रियासत के वजूद के ना सिर्फ खिलाफ हैं बल्कि इनके खिलाफ मुजाहरे भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सच को पहचानते हैं। तो ये थी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े की असल वजह, जो कि शायद अब तक हिस्ट्री बुक्स के अंदर भी आपको ठीक से ना पढ़ाई गई हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। जब भी मेरे सामने में कुछ वीडियोस आ रही थी जिसके अंदर कुछ जो है जोइश रबी जो होते हैं, उनके जो बड़े होते हैं उनको रबी कहते हैं, जो कुछ जो है जोइश रबी जो थे, यहूदी रबी जो थे, वो जो है सपोर्ट कर रहे थे पैलेस्टीन को और कह रहे थे मतलब उनके साथ गलत हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं बताऊं क्या समझता, मैं समझता था ये जो है ना कोई पेड प्रमोशन, मतलब कि पैसा वैसा खिला दिया होगा, इजराइल के पास पैसा काफी है तो पैसा वैसा खिला के अपने रबी पैदा कर दी उन्होंने 2-4, और आवाम में उनकी वीडियोस निकाल के, अब तो पता है वायरल का ऐसा कोई सीन होता है, पैसा लगाओ बूस्ट कर दो वीडियो,
तो वो वीडियो जो है इस तरीके से आई है सामने, और सामने आने के बाद जो है ना ये सब प्रोपेगेंडा है, लेकिन जो है ना रियलिटी कुछ ऐसी है यार, रियलिटी कुछ ये है। और इसके ऊपर भी ये है कि एक वीडियो के ऊपर हम लोग यकीन नहीं कर सकते, हमें और तहकीकात निकालनी पड़ेगी, मतलब कि और पीछे से देखना पड़ेगा क्या है। अगर देखा जाए, असल में अगर देखा जाए तो था मुसलमानों के बाद ही जब सल्तनत उस्मानिया था, ठीक है ना। और जंगें तो भाई देखो शुरू से चलती हुई आई हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ कह नहीं सकते, और जंग में अगर आपने जो चीज हासिल कर ली तो फिर वो आपकी होती है। तो मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो था, सल्तनत उस्मानिया थी, उनके पास था। तो बस यही था मेरा रिएक्शन। बस अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। भाई खुश रहो, अपने बच्चों के साथ अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।